हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज यूजीसी नेट जनवरी 2025 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके सवालों पे चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और इनकम टैक्स का। तो यहाँ पे इन यूनिट से जो भी सवाल पूछे गए थे यूजीसी नेट कॉमर्स में उनको डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको वेब स्टडी क्लासेस के जो डिफरेंट कोर्सेज है उनके बारे में भी बता देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो आपकी पढ़ाई और आपकी प्रैक्टिस दोनों का ख्याल रखा जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स चाहिए वो चेकआउट कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी ले सकते हो, और अगर आपको सब कुछ चाहिए, पीवाई क्या हो, टेस्ट सीरीज, आपको डिटेल में क्लासेस भी चाहिए, तो सारी चीजें आपको मास्टर कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है जी, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट वन और लिस्ट टू हमें दे रखी है, और लिस्ट वन के अंदर आपकी कुछ डेफिनेशंस की बात कर रखी है और लिस्ट टू में आपके कुछ सेक्शंस दिए हैं, और ये जुड़े हैं आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से। काफी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इतना डीप फैक्चुअल क्वेश्चन नॉर्मली किसी के लिए आंसर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेक्शंस वो भी इतना डिटेल में याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है जी अड्रेसी की, फिर है जी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की, फिर है अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की, और फिर है असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम की। अब यहां पे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए कहूं तो क्या आप लगा लेंगे? एक थोड़ा सा ट्रिक आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि देखो, बिना ट्रिक के इनको याद करके आंसर करना इज अ पॉसिबिलिटी, बट डेट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आईटी एक्ट के सेक्शन है, देखो सेक्शन 2(1) ये तो सब में कॉमन आ रहा है। सेक्शन 2 के अंदर ना प्यारे दोस्तों डेफिनेशन दे रखी होती है। सेक्शन 2(1) जो बात कर रखी है ना यहाँ पे, दिस इज रिलेटेड टू डेफिनेशन। अब डेफिनेशन दी जाती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि ए वाली डेफिनेशन पहले, बी वाली बाद में, सी वाली उसके बाद में, डी वाली उसके बाद में। अब सारी डेफिनेशन यहाँ पे स्टार्ट तो ए से ही हो रही है, तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ए के अंदर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है। यानी कि इनमें से ए डी वाला सबसे पहले आएगा, ए डी वाला सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, उसके बाद ए एफ वाली आएगी, और लास्ट में आपकी ए एस वाली डेफिनेशन आएगी। अब ए डी जो है वो भी पहले और दूसरे के अंदर, पहले और दोनों लिस्ट में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं दोनों में कॉमन आ रहा है। तो फिर तीसरे अल्फाबेट को देखिए, ए डी डी ये आपका सबसे पहले आएगा। सारे सेक्शंस में जौन सा सबसे पहले वाला सेक्शन है ना, उसको ए डी डी का नाम दे दो। एड्रेस ही आपका क्या बन गया, ये आपका पॉइंट नंबर 4 से मैच होगा। सेक्शन 2(1)(b यहाँ पे आपका आईटी एक्ट का ये सेक्शन है। उसके बाद एडीजे वाला आएगा, ये इसके बाद होगा, तो आप इसे 3 से मैच कर दो प्यारे दोस्तों। अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये इसके बाद आएगा, तो सी के बाद अपने पास आएगा, ये डी के अंदर आ जाएगा। और लास्ट में असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम बचा जी, तो वो 1 से मैच होगा। तो एक ट्रिक है कि किस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सेक्शंस को लिखा जाता है, और ये ट्रिक से आंसर करना इट इज अ पॉसिबिलिटी, बट बिना ट्रिक के याद करके आंसर करना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, मैं तो ना कर पाता। बट हाँ, मैं ऐसी ट्रिक जरूर लगा लेता अगर एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग काम करता, और इसी वजह से आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, इफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड। देखो, वेवर, वेवर के अंदर तो आपने वेव ही कर दिया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो, आपकी जो ऑब्लिगेशन है उसको वेव ऑफ कर दो। रेमिशन, नोवेशन, ऑल्टरेशन। अब ऑल्टरेशन के अंदर आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करोगे, और ये जो नोवेशन है, नोवेशन का मतलब भी कुछ नया है, ठीक है। इनोवेशन, नोवेशन ये कुछ नए से जुड़ा हुआ है, तो आप पुराने को खत्म करके एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो दैट इज रेफर टू एज इनोवेशन। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट्स सेक्शन वाइज फ्रॉम सेक्शन 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ना हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं फ्री कंसेंट से जुड़े हुए, कि देखो फ्री कंसेंट का होना बहुत जरूरी है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंसेंट को यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये एलिमेंट्स आ जाएं तो कंसेंट फ्री नहीं रहती। तो यहाँ पे आपको इनको अरेंज करना है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अगर हम सेक्शंस की बात करें तो यार लॉजिकली सोचो, देखो जब आप पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्ट लॉ को, तो कौन सा पहले पढ़ते हो कौन सा बाद में पढ़ते हो, तो कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, इसी सीक्वेंस में आप अरेंज कर दो, आपके सेक्शंस ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री कंसेंट की, तो ये आपका सबसे पहले आएगा।
इसके बाद हम इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले कोवर्जन बात करते हैं, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है, फिर इसके अंदर हमारे पास फ्रॉड आता है, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन भी आता है और मिस्टेक भी आ जाता है। तो भाई इसी सीक्वेंस में अरेंज कर दो, आंसर आसानी से आपका ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, उसके अंदर हम किसी पर्सन को इंडेमनीफाई करने की बात करते हैं कि अगर तुम्हें नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हम कर देंगे, हम तुम्हें इंडेमनीफाई कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। तो क्या नेचर होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का? वेजरिंग एग्रीमेंट, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में यह कहा जाता है कि अगर तुम्हें नुकसान होगा तो उसकी कंपनसेशन हम कर देंगे। और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कुछ इस तरीके का ही होता है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस भी कॉन्टिंजेंट होती है, डिपेंडेंट होती है किसी इवेंट के ऊपर। और इस इंडेमनिटी के अंदर भी यही हो रहा है कि अगर वो इवेंट हुई, अगर आग लगी, तो हम आपकी भरपाई कर देंगे। तो ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की नेचर का हो जाएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड एज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट के अंदर क्या जरूरी खूबियां हैं जो होनी चाहिए? इट मस्ट बी इन राइटिंग, तो प्रॉमिसरी नोट आपका बिल्कुल राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट नॉट कंटेन एन अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे, ये तो गलत है। इसके अंदर होगा ना प्रॉमिस पे करने के लिए कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, तो ये चीज तो होगी। नॉट लिख दिया, गलत हो गया। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी कंडीशनल, अरे गलत है। कंडीशनल कैसे होगा? नॉन कंडीशनल होगा, अनकंडीशनल होगा, कि बिना किसी कंडीशन के आप प्रॉमिस करेंगे। आप ऐसे थोड़ी करेंगे, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा अगर तुम शादी करोगे, अगर वो शादी करेगा, तो ऐसी कंडीशन कोई नहीं है। द प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, हाँ साइन तो जरूरी करना ही है, आपने प्रॉमिस किया, नीचे साइन भी आपने करो। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, हाँ पैसे के लिए प्रॉमिस करोगे, ऐसा थोड़ी कहोगे कि मैं तुम्हें एक कोका कोला की बोतल देने का प्रॉमिस करता हूं, ऐसा थोड़ी कोई प्रॉमिस करोगे। तो ए, डी और ई हमारे होंगे प्रॉमिसरी नोट के कैरेक्टरिस्टिक्स, बी और सी वाले में गड़बड़ है, और करेक्ट आंसर इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 का यहां पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है जी, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखे हैं। इस सवाल को आंसर करने के लिए आपको ये टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने भी नहीं, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ना है, आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 पढ़ना है, और कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है। तो बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन है जी, बहुत ही सीधा सीधा आंसर है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टैक्सेस जीएसटी एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? वेस्ट बंगाल से चंडीगढ़ और पुडुचेरी से चेन्नई। देखो, अगर आप जीएसटी लॉ के अंदर सामान भेज रहे हो तो दो चीजें देखनी पड़ती हैं कि क्या वो इंट्रा स्टेट है या फिर वो इंटर स्टेट है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट आप यहां पे सामान भेज रहे हो। आपने पंजाब से पंजाब में भेजा, दिल्ली से दिल्ली में भेजा, डेट इज इंट्रा स्टेट, और इस केस में आप क्या चार्ज करते हो? सीजीएसटी चार्ज करते हो, और एसजीएसटी यानी कि जो स्टेट का टैक्स है वो चार्ज करते हो। अगर इंटर स्टेट हो तो आप आईजीएसटी लेवी कर देते हो। तो पहले केस में वेस्ट बंगाल से चंडीगढ़ सामान भेजा तो बिल्कुल इंटर स्टेट है, तो लेवी होगा आईजीएसटी। दूसरे केस में पुडुचेरी से चेन्नई भेजा, अगेन इंटर स्टेट है, तो यहां पे भी आपका आईजीएसटी ही लेवी होगा। और इसीलिए अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर बनेगा, जिसमें 1 और 2 दोनों आईजीएसटी यहां पे आ जाएंगे। चलिए अगला सवाल है, which of the given points are considered as salient features of LLP limited liability partnership? LLP is a body corporate, हाँ बिल्कुल LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है जी, इसकी एग्जिस्टेंस अलग होती है इसके मेंबर से, मेंबर आए चले जाएं बट LLP चलती रहेगी। LLP is a legal entity separate from its partners, तो बिल्कुल LLP एक सेपरेट एंटिटी है। LLP does not enjoy perpetual succession, ये चीज गलत है, क्योंकि जैसे कंपनी में perpetual succession आता है, लोग आते हैं, पार्टनर आते हैं, चले जाते हैं, बट कंपनी चलती रहती है, ऐसे ही एलएलपी के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। पार्टनर्स ऑफ एलएलपी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं जी, एलएलपी के अंदर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और इसी की फुल फॉर्म भी तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ही है, तो अनलिमिटेड कैसे हो जाएगी?
LLP इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बिल्कुल इसकी अपनी एक आर्टिफिशियल अलग से एग्जिस्टेंस है, इट इज एन सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो ए, बी और ई हमारे आंसर का पार्ट यहाँ पे बनेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ। तो क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट कौन से डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है? क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट पता है कौन से होते हैं? ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। कुछ लोगों के साथ आपके जो संबंध है वो ना चाहते हुए भी बन जाते हैं, उनसे आप जुड़ जाते हैं, और ऐसे ही हैं क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे आपको मान लीजिए किसी का सामान गिरा हुआ मिला, आपने वो सामान उठा लिया, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए कि आपकी जिम्मेदारी है जिसका सामान है उसे ढूंढें और उस तक पहुंचाएं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बेस्ड होते हैं ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, यानी कि आप गलत तरीके से अमीर नहीं बन सकते हो, आप किसी और के नुकसान पे अपना फायदा नहीं उठा सकते हो। दिस इज व्हाट इज रेफर टू एज अनजस्ट एनरिचमेंट, किसी और के सामान के आप मालिक नहीं बन सकते हो। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हुआ है विच इज रिलेटेड टू जीएसटी, और जीएसटी को लेकर ये जो पैसेज है इसके बेस्ड आपको आगे 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वैसे वो जेनरिक क्वेश्चंस, अगर आप उन्हें नहीं भी पैसेज को नहीं भी अच्छे से रीड करेंगे तब भी आंसर कर पाएंगे। बट देखो, जब भी कोई पैसेज आता है उस पर एक बार नजर जरूर लगानी चाहिए, और नजर लगाने के बाद आपको उस पैसेज में मूव ऑन कर देना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पैसेज पे नजर लगा लीजिए और फिर आइए मेरे साथ बढ़िए उस सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, व्हाट डज द टर्म कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस रेफर टू। देखो, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जब टैक्स के ऊपर टैक्स आप चार्ज करते रहते हैं। जीएसटी के अंदर हमने इस कास्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट कर दिया है। पहले मल्टीपल टैक्सेस होते थे, एक सामान को मैन्युफैक्चर किया उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई, जैसे 100 रुपए का सामान था उस पर मैन्युफैक्चरिंग पे 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लग गई। अब 110 का सामान हो गया, उस पर 10% आपने मान लीजिए उस सामान को बेचा, सेल्स टैक्स देना पड़ा, तो उसकी वैल्यू 121 हो गई। तो जो ये 110 पे आपने टैक्स लगाया, इसमें 100 रुपए तो सामान की कीमत थी, बट 10 रुपए तो एक और टैक्स था जो कि एक्साइज ड्यूटी थी, और आपने इस टोटल वैल्यू पे अपना सेल टैक्स लगा दिया, जो कि गलत होता है। इसे ही कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस बोला जाता है, और जीएसटी के आने से ये कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो चुका है। और यहाँ पे आपको एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म दिया गया है, जिसमें आपने पिछली स्टेज पे जो भी टैक्स पे किया होगा आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं नेक्स्ट स्टेज से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, चार्जिंग टैक्स ऑन टैक्स इज रेफर टू एज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। चलिए अगला सवाल, हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स इन द जीएसटी सिस्टम। देखो, जो फाइनल जीएसटी देना पड़ता है वो पता है किसको देना पड़ता है? आपको और मेरे को, दी एंड कंज्यूमर्स को। जब आपको सामान बाजार से लेने जाएंगे, 100 रुपए का सामान होगा, उस पर 10 रुपए जीएसटी लग के वो 110 का हो जाएगा, और ये फाइनल 110 रुपए जो आप पे करेंगे दुकानदार को, ये दुकानदार सरकार को आपके बिहाफ पे जमा करवा देगा। तो फाइनल बर्डन तो आपको ही बियर करना पड़ता है, फाइनल कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 का यहां पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है, व्हाट डज द टर्म डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिग्निफाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी। देखो, कहा जाता है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब है कि जनाब, जिस स्टेट के अंदर हमारी कंजम्पशन होगी, जिस स्टेट में फाइनल कंजम्पशन होगी, उस स्टेट को जीएसटी दिया जाएगा। तो जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कि टैक्स उस टैक्सिंग अथॉरिटी को मिलेगा जहां पे फाइनल आपकी कंजम्पशन हो रही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 का बनेगा जी। ओरिजिन पे, कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल, ये सब पॉइंट सही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4 विच बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस कांसेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और ये चीज आपके पैसेज में भी लिखी हुई है। तो ये पैसेज के ऊपर सवाल है, तो पैसेज से ही आपको इसका आंसर भी रिलेट करना है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, विच डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर्स कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड नारकोटिक्स इन इंडिया। तो प्यारे दोस्तों, पूछा जा रहा है भैया कौन सा डिपार्टमेंट जो है ये सब चीजों से जुड़ा हुआ है, और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब डिपार्टमेंट तो केवल एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4, तो ये आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलो अगला सवाल, हाउ डज जीएसटी एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। तो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को जीएसटी एलिमिनेट कर देता है जी।
तो यहाँ पे कैसे इलिमिनेट करता है, क्योंकि पिछले स्टेज पे आपने जो भी टैक्स पे किया होता है, 100 रुपए का सामान, उस पे पहले 10 रुपए का टैक्स आपने पे किया, 110 का हो गया। और नेक्स्ट स्टेज पे जो भी आपको टैक्स पे करना है, आप उसमें पिछले स्टेज पे जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट ले सकते हो। तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता, आप केवल जो फाइनल जो टैक्स है वो सरकार को पे करते हो। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। बाय अलाउइंग टैक्स क्रेडिट ऑन प्रीवियस स्टेजेस, जीएसटी एलिमिनेट्स द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे होगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेंशंस यूनिलेटरल रिलीफ? देखो जी, इनकम टैक्स लॉ में डबल टैक्सेशन से जुड़े हुए जो प्रोविजन है हमारे पास, वो दो सेक्शंस में है। एक है सेक्शन 90 और एक है सेक्शन 91। सेक्शन 90 बात करता है बायलेटरल रिलीफ की, कि अगर आपने किसी दूसरी कंट्री में टैक्स पे किया और उस कंट्री के साथ हमारा कोई समझौता है, बायलेटरल एग्रीमेंट है, तो उस एग्रीमेंट समझौते के तहत आप रिलीफ ले सकते हैं सेक्शन 90 के अंदर। बट अगर कोई समझौता नहीं भी है, फिर भी आप रिलीफ ले सकते हैं जनाब। और ये बातें आपकी सेक्शन 91 में बताई हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि किस तरीके से आपको रिलीफ मिलेगा, कैसे कैलकुलेशन होगी। सेक्शन 91 डील्स विद यूनिलेटरल रिलीफ। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। सेक्शन 92 तो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह के प्रोविजन से जुड़ा हुआ है, तो आंसर ऑप्शन 3 ही यहाँ पे बनेगा। चलिए, बात करते हैं अगले सवाल की। अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप रिगार्डिंग कंपटीशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालने में जो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, उनको प्रॉपर ऑर्डर में यहाँ पे हमें अरेंज करना है। तो एक बार फटाफट से इन स्टेप्स को रीड आउट कीजिए और फिर अरेंज करिए। देखो, यहाँ पे सबसे पहले इन सभी पॉइंट्स में से आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। आप रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे, सबसे पहले आपका यही काम होता है। उसके बेसिस पे पता लगता है भैया कौन से इनकम टैक्स होंगे, कौन से टैक्स नहीं होंगे। इंसिडेंस ऑफ टैक्स आपका यहीं से आपका निकल कर आता है। इसके बाद आप हर एक हेड ऑफ इनकम को कंप्यूट करते हो कि मेरी सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, बिजनेस प्रोफेशन की, कैपिटल गेन की, अदर सोर्सेज के कितने इनकम है। और इसके बाद अगर किसी और की इनकम भी आपकी इनकम में जोड़नी है, वो जोड़ देते हो। तो जिस पर्टिकुलर हेड में वो आपकी इनकम जोड़नी होती है, वो यहाँ पे हम क्लब कर देते हैं, क्लबिंग प्रोविजंस को अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद अगर कोई लॉस आ रहा है किसी हेड में, उसका कोई सेट ऑफ होना है, कैरी फॉरवर्ड होना है, फिर उसकी बात की जाती है। और ये सारा कुछ करने के बाद आप टोटल लगाते हैं, तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल कर आती है। तो आपका जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे आपका इसी सीक्वेंस में सारे पॉइंट्स को अरेंज किया हुआ है। तो ऑप्शन 1 आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। चलिए, तो अगला सवाल है जी, अरेंज द फॉलोइंग पॉइंट्स इन देयर सेक्शन वाइज ऑर्डर, सेक्शन 23 to 27 एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो, ये वाले जो हमारे सेक्शन है वो इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। आपको अरेंज करना है सेक्शन वाइज, यानी कि जौन सा सेक्शन पहले आएगा उसे पहले अरेंज करना है, पहले लगाना है, और जो बाद में आएंगे आपको वो बाद में लगाते चले जाने हैं। तो देखो जी, इन सभी में से आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले आपकी डिटरमाइन होगी यहाँ पे एनुअल वैल्यू। सेक्शन 23 में बता रखा है कैसे एनुअल वैल्यू आप निकालेंगे। इस एनुअल वैल्यू में से आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं जो सेक्शन 24 के अंदर आपको बता रखी हैं। जैसे आपकी डिडक्शन मिलती है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है, कोई लोन का इंटरेस्ट होता है, उसकी डिडक्शन यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद सेक्शन 25 में आपके पास है जी प्रोविजन ऑफ एरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट, आपको सब्सिक्वेंटली रिसीव हो गया। इसके बाद अगर कोई आपकी को ओन्ड प्रॉपर्टी है जिसका एक से ज्यादा मालिक है, उसमें कैसे आपको अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है वो बताया हुआ है। और लास्ट में सेक्शन 27 में है जी डीम्ड ओनरशिप, कि किस केस में आप प्रॉपर्टी के डीम्ड मालिक मान लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें अरेंज करेंगे ना, तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा। और ये आंसर हमारे पास निकल कर आएगा जी ऑप्शन नंबर 2 का। ऑप्शन 2 आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेट ली, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, visits India for 100 days in every financial year. This has been his practice for the past 10 financial years. Find out his residential status for assessment year 23-24. अब आपको इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है जनाब। देखो जी, रेजिडेंशियल स्टेटस बनाने के लिए पहले आपको चेक करना है कि वो रेजिडेंट है क्या नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद चेक करेंगे ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट बनने की दो कंडीशंस होती हैं।
या तो 182 दिन 182 डेज इंडिया में रहे, अब ये तो नहीं है, 100 दिन ही रह रहे, या फिर 60 दिन इंडिया में रहे प्लस इसके अलावा पिछले पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में रहे। तो पिछले 4 सालों में बिल्कुल 365 दिन इंडिया में रहा और 60 दिन तो रहा ही रहा पिछले साल के अंदर। तो ये वाली कंडीशन पूरी हो गई तो रेजिडेंट तो जनाब बन गए, ब्रेटली रेजिडेंट बन गया। अब चेक करना है कि ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी के लिए आपकी यहां पे फर्दर दो कंडीशन हो जाती हैं। एक कंडीशन आपकी कहती है कि यहाँ पे पिछले 10 सालों में 2 में रेजिडेंट होना चाहिए, ये तो फुलफिल हो जाएगी। प्लस दूसरी कंडीशन कहती है पिछले 7 सालों में आप 730 दिन इंडिया में होने चाहिए। बट ब्रेटली साहब तो 7 सालों में केवल 700 दिन इंडिया में, क्योंकि 100 दिन के लिए आ रहे हैं, 730 के लिए तो आ नहीं रहे। तो ऑर्डिनरी वाली कंडीशन पिट गई। तो रेजिडेंट तो हैं बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहां पे सवाल है, which of the following refers to an attempt to avoid payment of taxes by using illegal means, कि आप इलीगल तरीके से अपने टैक्सेस को पे नहीं करते हो, अवॉइड कर जाते हो टैक्सेस की पेमेंट करना। तो ये चीज अलाउड नहीं है जी। और इसे क्या बोला जाएगा? टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस या फिर टैक्स इवेशन। देखो ये बनेगा सीधा सीधा आपका टैक्स इवेशन, कि आप अपने टैक्सेस को गलत तरीके से इवेड करने की कोशिश कर रहे हो। ये इलीगल जहां पे आ जाए ना, वहां पे आपका इवेजन आ जाता है। चलिए अगला सवाल है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं ये आपको बतानी है। कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज फुली एक्सम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। तो कहा गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी कम्यूटेड पेंशन मिलती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो हाँ बिल्कुल, सरकारी एम्प्लॉयज को एग्जम्पशन है जी सेक्शन 10 के अंदर, कि उनकी कम्यूटेड पेंशन पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये वाला बिल्कुल सही है। Section 30 of the Income Tax Act 1961 discusses reduction in respect of rent, rate, taxes, repair and insurance of building used by the assessee for the purpose of business। तो बिल्कुल अगर आप अपनी कोई बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेस के लिए, उस पर कोई रेंट, टैक्सेस, रेट्स, रिपेयर पे कर रहे हैं, तो उसकी रिडक्शन आप ले सकते हैं। सेक्शन 30 में बता रखा है। Section 33 of the Income Tax Act 1961 defines provisions regarding depreciation of tangible assets। देखो डेप्रीसिएशन से जुड़े प्रोविजन सेक्शन 33 में नहीं है, ये प्रोविजन आपके सेक्शन 32 में आते हैं, तो ये गलत है। कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट्स। तो जी कैपिटल गेन अराइज होगा जब यू आर गोइंग टू ट्रांसफर कैपिटल एसेट एंड नॉट एनी एसेट। ओके, तो इसीलिए डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक एसेट पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, केवल कैपिटल एसेट की ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 242A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो ये वाला आपको याद होना इस सवाल के लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप फंस जाएंगे 1 और 3 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 और 3 काफी क्लोज है, क्योंकि 1 कह रहे ए बी एंड डी ओनली और 3 कह रहे ए एंड बी ओनली। तो जनाब ई वाला बिल्कुल सही है जी, ये प्रोविजन आपके सेक्शन 242A में ही दिए हुए हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का ही बनेगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, which one of the following sections of the Income Tax Act 1961 defines method for computing arm's length price। अब देखो जी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हमें कुछ सेक्शंस दे रखे हैं। देखो सेक्शन 90 और 91 ये तो आपके डबल टैक्सेशन से जुड़े हुए हैं, और जो आर्म्स लेंथ प्राइस का जो फंड है ना, ये जुड़ा हुआ है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग से, कि अगर आप एक रिलेटेड एंट्री को सामान ट्रांसफर कर रहे हो तो वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। यानी कि जिस प्राइस पे आप नॉर्मली ट्रांसफर करते, अनरिलेटेड एंटिटी को ट्रांसफर करते, जो आपके आर्म लेंथ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, आप उसी प्राइस को फॉलो करोगे किसी रिलेटेड पार्टी को ट्रांसफर करने में। और ये सेक्शन 92 के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन दे रखे हैं, और सेक्शन 92 के ही अंदर ये आर्म्स लेंथ प्राइस के प्रोविजन भी आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 92C यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी हैं, जिनकी मैचिंग हमें यहाँ पे करनी है। लिस्ट 1 में कुछ सेक्शन है और लिस्ट 2 में आपको टीडीएस से जुड़ी हुई कुछ बातें बता रखी है। ये कौन से सेक्शन में कौन से टीडीएस की बात आती है, ये आपको पूछा गया है। सबसे पहले सेक्शन 194। सेक्शन 194 के अंदर हमारा जो डिविडेंड का टीडीएस है वो यहाँ पे आ जाता है जी। सेक्शन 194C, इसमें आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस है, उसको पेमेंट कर रहे हो तो वो आ जाता है जी। 194E की अगर हम बात करें तो इसमें आप किसी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं तो वो आ जाता है। इसके बाद सेक्शन 194F की बात करें
तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई जो पेमेंट है उसके टीडीएस की बात आ जाती है। तो ये मैचिंग हमारी जो बन रही है ना, ये ऑप्शन नंबर 1 की प्यारे दोस्तों यहाँ पे सीधी सीधी बन रही है। तो सेक्शन कौन सा किससे जुड़ा हुआ एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और आगे भी रहेगा, तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू हैं, सही हैं, वो आपको पहचाननी है। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। देखो, यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर एक प्रीवियस ईयर होता है और एक असेसमेंट ईयर होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें असेसमेंट ईयर की, तो यहाँ पे कहा गया कि ये केवल 12 महीने का पीरियड होगा जो 1 अप्रैल से हर साल शुरू होगा। तो बिल्कुल सही बात बता रखी है। देखो, प्रीवियस ईयर आपका 12 महीने से कम हो सकता है अगर आप साल के बीच में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बट असेसमेंट ईयर तो 12 महीने का ही रहेगा। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। Rounding off of total income is defined under section 288B of the Income Tax Act 1961. Rounding off of tax is defined under section 288A of the Income Tax Act 1961. अब ये जो B और C है ना, इसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि सही है या फिर नहीं है। तो एक बार के लिए आप इनके स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं और फिर अपने आंसर को पकड़ेंगे। Assessee is always a person, but a person may or may not be an assessee. देखो, पर्सन और असेसी, हर असेसी, जो भी असेसी है वो पर्सन के डेफिनेशन में तो फॉल करता ही होगा, बट जरूरी नहीं है कि हर पर्सन की असेसमेंट हो। तो जिस पर्सन की कोई इनकम ही नहीं है तो उसकी असेसमेंट वगैरह नहीं होगी। जो पर्सन हमारा इनकम टैक्स लॉ में कवर नहीं हो रहा है उसकी असेसमेंट नहीं होगी, बट जिसकी असेसमेंट हो रही है वो तो पर्सन होगा ही होगा। तो बिल्कुल सही है डी वाला पॉइंट आपका। अ पर्सन मे नॉट हैव असेसेबल इनकम बट स्टिल मे बी असेस्ड। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अपनी कोई असेसेबल इनकम नहीं है, बट मान लीजिए किसी और पर्सन के रिस्पेक्ट में आप असेसेबल हैं। मान लीजिए कि आप जो है एक लीगल हेयर हैं, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई तो आप एक असेसी बन जाएंगे, आपको उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी इनकम टैक्स लॉ के अंदर। तो जरूरी नहीं है कि आपकी असेसेबल इनकम हो तभी आप असेसी बनेंगे, अगर नहीं भी है तब भी कुछ केसेस में असेसी बन सकते हैं। तो ई वाला भी बिल्कुल सही है। तो ए, डी और ई तो जनाब बिल्कुल सही है और इसीलिए आंसर ऑप्शन 2 का बनेगा। बी और सी गलत है और ये उल्टे हैं। राउंडिंग ऑफ इनकम बता रखा है 288A में और राउंडिंग ऑफ टैक्स बता रखा है 288B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।